मैं जी आइए. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. Please take your seat. थैंक यू सर. ये मिस्टर अजहरुद्दीन काजी. यस सर. अजहरुद्दीन जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र से हैं. जी सर. यवतमाल से. जी सर. आपकी सारी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र से ही हुई है? जी सर. सारी पढ़ाई लिखाई आपने लिखा है कि महाराष्ट्र से है. पुणे से आपने स्कूलिंग किया है, उसके बाद अमरावती विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम किया है. सर मैंने स्कूलिंग भी यवतमाल से ही. यवतमाल से ही की सर. है. ठीक है. हाँ, पुणे बोर्ड है आपका. जी सर. तो ये आपने 2009 में किया था? जी सर. अब तो 11 साल हो गए हैं इस बात को. जी सर. क्या कर रहे हैं तब से? सर 2009 के बाद से ही मैं प्रिपरेशन में आया था. 2010 और 11 में मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया. तो 2012 में मुझे जॉब लेनी पड़ी. मैं कॉर्पोरेशन बैंक में एज ए मैनेजर ज्वाइन किया. उसके बाद 2018 तक मैं उसी पोजीशन पे रहा. 2018 के बाद दोबारा से मैं प्रिपरेशन में आया हूँ. आपने नौकरी छोड़ दी? जी सर. ऐसा आपने क्यों किया? आप एक रोजगार में थे. जी सर. और अब आप बेरोजगार हैं. जी सर. और आप बेरोजगार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. आपकी उम्र 31 साल हो चुकी है. जी सर. क्यों आप अपने करियर के निर्णयों को लेकर इतना अनप्रेडिक्टेबल और गैर जिम्मेदार तरीके से क्यों कर रहे हैं? सर एक्चुअली मैं शुरू से क्लियर था कि सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मुझे जॉब में जाना पड़ा था. तो सर जब वो परिस्थितियाँ दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, तो फिर मैंने दोबारा निर्णय किया कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए. और जॉब में रहते हुए मैंने 2017 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन फिर से मैं क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि सर बैंकिंग में मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी बैंक्स में. इस वजह से सर मैंने सोचा कि फुल फ्लेज तैयारी की जाए. देखिए, आप बता चुके हैं कि इसका मतलब आप कई अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनमें आप लगातार असफल रहे हैं. जी सर. हम लोगों की जाहिर है कि आपको लेकर शुभकामनाएं ही होंगी, लेकिन मान लीजिए आपका चयन नहीं होता है, जिसकी संभावना ऐसा तो नहीं है कि कम है, क्योंकि इस तरह की परीक्षा ये है. उस स्थिति में आपके पास क्या विकल्प हैं? क्या करेंगे आप? सर उस बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि अगर नहीं होता है तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है, हमारी 38 साल वहाँ पे उम्र है, तो मैं स्टेट सिविल सर्विसेज ट्राई करूँगा. संभव है कि आप वहाँ सफल हो जाएं, लेकिन कोई भी सामान्यतः ये बताएगा कि ये एक स्मार्ट करियर मूव नहीं है, एक वेल थॉट करियर मूव नहीं है. इसमें अनिश्चितता बहुत अधिक है. क्या इतने अनिश्चित और अव्याख्यायित निर्णय लेने वाले व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाना चाहिए? सर इसमें अनिश्चितता ज़रूर है, लेकिन सर देखिए, अभी तो आपके निर्णयों से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, तो आपके वो एकदम हक है ऐसे निर्णय लेने का. जी सर. लेकिन कल को अगर आपको प्रशासक बना दिया गया, जी सर, और आपके ऐसे ही अव्याख्यायित निर्णयों से पूरे जिले की या पूरे राज्य की या एक बहुत बड़ी आबादी की जीवन पर असर पड़ रहा होगा, तब तो ये निर्णय बहुत नुकसानदेह हो जाएंगे. सर मुझे लगता है मैं शुरू से क्लैरिटी थी मेरे अंदर सिविल सर्विसेज करने की, सिर्फ इस वजह से कि एक मुझे ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस थे. आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? आप तो बीकॉम से करके आए थे. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विषय है, बैंकिंग में आप लगातार प्रैक्टिस में भी थे. जी सर. फिर आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी किए हुए मुझे बहुत साल हो चुके थे. 2009 में. आप तो बैंकर थे ना, तो काम तो वही कर रहे थे. जी सर, बैंकिंग एक डिफरेंट स्ट्रीम है और कॉमर्स में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं. बैंकिंग उसका एक पार्ट है. लेकिन सर 2007 तक मेरा एजुकेशन जो है वो उर्दू मीडियम में हुआ है, तो मैं लैंग्वेज को जानता था और मेरा एक इंटरेस्ट भी उसमें था. इस वजह से मैंने उर्दू लिटरेचर ऑप्ट किया. मुझे बताइए कि उर्दू भाषा जो है वह 8th शेड्यूल में कब शामिल होती है? सर उर्दू लैंग्वेज 8th शेड्यूल में शुरू से ही थी. जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हमने तभी से. तो कोई तिथि होगी क्या? ये 26 जनवरी 50 से थी, या 26 जनवरी 49 से थी, या सितंबर 49 से थी? कब से थी? सर 8th शेड्यूल जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म होने के बाद आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 1950 से, 26 जनवरी 1950 से जब लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तब से ये उसमें है. सारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, या कुछ प्रावधान पहले लागू हो गए थे? जी सर, कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को भी हुए थे. अभी हाल में एक विवाद रहा है जिसमें रेलवे के कुछ बोर्ड्स पे उर्दू के स्थान पर संस्कृत में नाम लिखे जाने की बात हुई है. जी सर. क्या ये विवाद है, और उर्दू से ऐसी क्या नाराजगी है जो जिसके चलते उर्दू हटा के संस्कृत में नाम लिखे जा रहे हैं, जबकि हिंदी में पहले से लिखे हुए हैं? सर ये नाराजगी का विषय तो नहीं है. उत्तराखंड की ये घटना है. उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन के ऊपर में इंग्लिश, हिंदी के अलावा उर्दू के अंदर में भी साइन बोर्ड्स और नाम लिखे हुए थे. चूँकि यूपी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू, और उत्तराखंड जो है स्टवाइल यूपी का पार्ट था, इस वजह से वहाँ पे उर्दू लिखी हुई थी. लेकिन जब उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया तो वहाँ पर उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं रहा, और उसके बाद से लेकिन फिर भी उर्दू जो है कंटिन्यू हुई. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है
کہ اردو چونکہ سیکنڈ لینگویج نہیں ہے، سنسکرت وہاں کی ہے، تو اردو کا ہٹا کے سنسکرت میں. سنسکرت اور ہندی میں نام تو ایک ہی ہوگا، پھر یہ الگ الگ کیسے کہا جا رہا ہے؟ جی سر، لکھنے میں تو ایک ہی ہوگا. پھر کیا ہندی میں 2 بار لکھا لیکن جائے سر لینگویج دونوں الگ الگ ہے، سنسکرت الگ لینگویج ہے، ہندی الگ. پراپر ناؤن میں لینگویج الگ کیسے ہوتی ہے؟ آپ تو بھاشا کے ودیارتھی ہیں، بتائیے. سر کیا دہرادون کو دہرادونم کا ہے کیا کہنے لگیں گے سنسکرت میں؟ سر سنسکرت میں کیا کہیں گے وہ تو مجھے نہیں پتا. پراپر ناؤن تو وہی رہتا ہے نا؟ جی سر، پراپر ناؤن وہی رہے گا. چلیے. آپ مہاراشٹر کے پوروی حصے سے آتے ہیں جی سر. وہاں کس طرح کی سمسیایں ہیں؟ سر میں مہاراشٹر کے پورب میں جو ودربھ کا علاقہ ہے وہاں سے آتا ہوں. وہاں پر سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہے، اور لیک آف ڈیولپمنٹ ایک بڑی سمسیا ہے. کسانوں سے سمبندھت کیا سمسیا ہے؟ سر کسانوں کی سے سمبندھت سمسیا یہ ہے کہ ودربھ کو جو ہے، ودربھ میں سب سے زیادہ فارمر سوسائڈ کی خبریں ہمارے یہاں پہ دیش میں آتی ہے، اور یہ سمسیا رورل انڈیٹیڈنس کی وجہ سے، کراپ فیلور کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. فارمرز کے اندر میں کافی ڈسٹریس رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکسٹریم قدم اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ آرگنائزڈ بینکنگ سیکٹر میں لگ بھگ 6 سال کام کیے. جی سر. اور کسانوں کی جو آتم ہتیا ہو رہی کہیں نہ کہیں اس میں جو ان آرگنائزڈ کہہ لیجیے بینکنگ سیکٹر ہے، جی سر، وہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے. جی سر. ٹھیک ہے. کافی ادھک انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو وہ دینا، مطلب جی سر. نہیں لگتا کہ سرکار کو بہت اسٹرکٹ ہو کر ان سب کو بند کروا دینا چاہیے، یا ان کے خلاف ایک اسٹرکٹ ایکشن کرنا چاہیے؟ جی سر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر جہاں تک انلیگل منی لینڈنگ کا سوال ہے، پرائیویٹ منی لینڈنگ چونکہ لیگل بھی ہے، اس کے لائسنسز بھی ہوتے ہیں. جو لیگل ہے وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو انلیگل منی لینڈنگ ہے اس کو ضرور سرکار نے اس کے اوپر قدم اٹھانا چاہیے. لیکن ساتھ ہی جو انسٹیٹیوشنل سورسز آف لینڈنگ ہے اس کا آؤٹ ریچ بڑھانا چاہیے. کہیں نہ کہیں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل بینکنگ کو بہت زیادہ وہاں پہ اس کا پینیٹریشن نہیں ہوا ہے، اور اسی لیے لوگ جو ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. دوسرے سر جو پروسیجرل جو ڈیفیکلٹیز ہے بینک لون لینے کے اندر میں، تو لوگوں کو جنرلی یہ لگتا ہے کہ بینکس کے اندر میں بہت زیادہ ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہے، بہت زیادہ کمبرسم پروسیس ہے کریڈٹ کا. اس وجہ سے وہ پرائیویٹ منی لینڈرز کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ آسان طریقوں سے ان کو لون مل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو سر یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم بینکنگ کا جو پینیٹریشن ہے رورل ایریاز میں خاص کر کے وہ بڑھائے، اور جو پروسیجرز ہے لوگوں کو اس میں ایزینس لائے. چلیے، اردو ساہتیہ آپ پڑھتے ہیں، بھارت میں اردو کیسے آئی؟ مطلب کچھ بتائیے اس کے اتہاس کے بارے میں ہمیں. سر 12ویں صدی کے آخر میں اردو دلی کے اطراف میں، اس کی جنم بھومی دلی کے اطراف بتائی جاتی ہے، دلی شہر اس کے اطراف میں. یہاں کھڑی بولی رائج تھی اس وقت، کھڑی بولی بولی جاتی تھی، اور کھڑی بولی کے اندر میں عربی اور فارسی اور ترکی الفاظ جو ہے، جو باہر سے مسلمس آئے تھے یہاں پہ، وہ جو زبانیں بولتے تھے، ان زبانوں کے الفاظ جب کھڑی بولی کے اندر میں ملنا شروع ہوئے تو ایک نئی زبان تیار ہوئی، جس کو شروع میں الگ الگ ناموں سے پکارا گیا. اسے ہندی بھی کہا گیا، ہندوی بھی کہا گیا، دہلوی بھی کہا گیا، اور اس کے بعد میں جو ہے 19ویں صدی میں اس کا نام اردو پڑا. 19ویں صدی میں اس کا نام اردو پڑا. اچھا. 19ویں صدی میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کس کے سمے ہوا اردو کا؟ کوئی ایسا رولر تھا کیا 19ویں صدی میں؟ 19ویں صدی میں رولر بہادر شاہ ظفر تھے. وہ خود بھی ایک شاعر تھے، اور ان کے زمانے میں بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، جس کی وجہ سے اردو کا کافی ڈیولپمنٹ ہوا. انفیکٹ 19ویں صدی کا جو نصف ہے، جو یعنی 1850s کا جو دور ہے، وہ اردو کا سنہرا دور مانا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں غالب اور ذوق جیسے بڑے پائے کے شاعر بھی یہاں موجود تھے. اچھا، ابھی ایک کنٹروورسی ہوئی فیض احمد فیض کے کچھ اس کو لے کر، اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے؟ سر کنٹروورسی کو لے کر؟ ہاں بالکل. سر فیض احمد فیض کی جو پوری شاعری ہے وہ ایک طرح کی ریسسٹنس پوئٹری ہے ان کی، اور سیاسی شاعری بھی انہوں نے کی ہے. اور جو ریسنٹ کنٹروورسی ہوئی ہے وہ شعر ان کی ایک نظم کے انٹرپریٹیشن کو لے کر ہوئی. آئیڈیا ہے، مطلب آپ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ سر اس میں میری سوچ یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کی پوئٹری کو سمجھنے کے لیے اس کے زمانے اور اس کے ذہن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم ایک نظم کا لٹرل میننگ نہ لیتے ہوئے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شاعر نے کس کنٹیکسٹ میں وہ بات کہی ہے، اور شاعر کی پوری پوئٹری کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک انتم سوال میرا آپ بتا دیجیے کہ ابھی سر جیسا پوچھ رہے تھے کہ نام بدلا جا رہا ہے کئی جگہ، جیسے الہ آباد کو پریاگ راج کر دیا گیا، ایسے کئی جگہ نام بدلے جا رہے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. آپ کہاں تک اچت سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا کیا جانا چاہیے؟ سر جہاں تک نام بدلنے کا سوال ہے تو نام
ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि नाम बदले जा रहे हैं, हर जमाने में नाम बदलते रहे हैं, पॉपुलर रूलर्स ने नाम बदले हैं, और लोगों की जब पॉपुलर डिमांड होती है तो ऐसा रूलर्स करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट्स ने किया है। सर मेरी इसमें राय ये है कि जो इसका दूसरा पहलू है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसके अंदर में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उनको भी सोचा जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू। अजहरुद्दीन जी सर, ये बताइए कि आपकी 3 क्वालिटी कौन कौन सी है जिसकी वजह से आईएएस बनना चाहिए? सर चूंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का रहा हूँ तो एक टीम वर्क और परसिवरेंस, मैं काफ़ी समय से तैयारी में हूँ। तीसरी चीज़ सर कंपैशन। बहुत समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं। जी सर। तो इसको आप गुड मानते हैं या दोष मानते हैं? सर ये गुड और बैड के टर्म्स में तो मैं कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा। मैं क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका मामला है, किसी और का मामला होता तो कैटेगराइज कर पाते आसानी से। नहीं सर, किसी भी चीज को कैटेगराइज करने से पहले उसके पीछे की वजह जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज में मुझे टाइम लग रहा है और उसके बावजूद मैं अगर उस चीज को परसू कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए गुड है। ओके, ठीक है। आप विदर्भ से आते हैं जो कि एक ड्राउट प्रोन एरिया है महाराष्ट्र का। जी सर। है ना, सूखा प्रवण क्षेत्र है। ड्राई फार्मिंग क्या होती है? ड्राईलैंड फार्मिंग से आपको क्या समझ आता है? सर ड्राईलैंड फार्मिंग जो हमारे जो रेनफेड एरियाज है, जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, उन एरियाज में जो फार्मिंग होती है उन्हें हम ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं। जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, कुछ 100 सेंटीमीटर के नीचे अगर टेक्निकल डेफिनेशन पे जाए, और वहाँ पे इस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है जो जिसमें ज़्यादा पानी की खपत ना हो। जैसे कि सर जो हमारे पल्सेस है, बाजरा है, रागी है, इस तरह की जो क्रॉप्स है। लेकिन आप ही के पास एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर, उसके संतरे बड़े प्रसिद्ध हैं। जी। ऐसी कौन सी कंडीशन, यावतमाल से नागपुर की कौन सी कंडीशन ऐसी है जो डिफरेंट है, जिसकी वजह से नागपुर में संतरों का न केवल उत्पादन होता है बल्कि भारत के सबसे बेस्ट क्वालिटी के संतरे होते हैं? जी सर, एक्चुअली विदर्भा की ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यवतमाल मेरा डिस्ट्रिक्ट और नागपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। मसला यहाँ पे स्टोरेज का है। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी और स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और नागपुर क्योंकि थोड़ा प्लेन रीजन में आता है तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। यावतमाल प्लेन एरिया क्यों नहीं है? सर यवतमाल जो है वो हिली एरिया रहा है और ब्रिटिश टाइम से इसे एक हिल स्टेशन में कैटेगराइज किया गया। कौन सा हिल है वहाँ पे? सर सतमाला हिल का पार्ट है। सतमाला हिल्स की जो चेन आ रही है वो नॉर्थन महाराष्ट्र में, वो उसी का पार्ट है यवतमाल। सतमाला के अलावा और कौन कौन से डेक्कन प्लेटो पे हिल चेन है? सर अजंता है। इनको उत्तर से दक्षिण की ओर आप क्रमानुसार सजा सकते हैं क्या? डेक्कन में सर? हाँ, डेक्कन में हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता और सतमाला को। जी सर। सर जो क्रोनोलॉजी आपने बोली है शायद वही है। हरिश्चंद्र किधर है? सबसे उत्तर में है। जी सर, एमपी में। अच्छा। उसके बाद में बालाघाट जो टच होता है महाराष्ट्र से नागपुर रीजन को। उसके बाद में अजंता तो सर वेस्ट में है, जो औरंगाबाद वगैरह करीब। आप श्योर हैं? गेस कर रहे हैं ये सारी चीजें? सर मैं गेस कर रहा हूँ। गेस कर रहे हैं? श्योर है सर। संतरे की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कर दीजिए बस। सर मुझे सवाल समझ नहीं आया। संतरे की खेती के लिए, संतरा हॉर्टिकल्चर का पार्ट है जी, तो संतरा के लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन होने चाहिए? सर संतरे की खेती के लिए बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। वो तो ठीक है। कंडीशन, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? सर टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए, और रेनफॉल जो है वो 100 to 150 सेंटीमीटर वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। और मिट्टी तो सर क्योंकि डेक्कन में ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है, रिगर्ड सॉइल पाई जाती है, तो मैं तो क्या कारण है कि संतरा केवल नागपुर में उगाया जाता है, देश के किसी अन्य क्षेत्र में इतनी व्यापक खेती नहीं होती इसकी? सर यही एक कारण हो सकता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो संतरे के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूटेबल। तो ये तो कंडीशन जो वर्षा और टेम्परेचर बता रहे हैं देश के बहुत सारे भागों में पाई जाती है। हमारे देश की विशेषता यही है। 100 सेंटीमीटर वर्षा, 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर। जी सर। देश का बहुत बड़ा हिस्सा था इस क्लाइमेटिक कंडीशन में। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। विदर्भ से हैं आप, विदर्भ का क्या मतलब है? मैम विदर्भ का जो नाम है वो एक पुरानी रियासत पे मबनी है। मतलब विदर्भ जो है उसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी रहा है। ये एक सल्तनत हुआ करती थी विदर्भ, वहीं से इसका नाम आया हुआ है।
क्या मध्य प्रदेश के कुछ जिले विदर्भ में आते हैं? जी मैम, विदर्भ, जब हम विदर्भ कहते हैं, क्या आप महाराष्ट्र का ही हिस्सा लेंगे या महाराष्ट्र के ही जिले देखेंगे, या विदर्भ में मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं? मैम, एक महाविदर्भ एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर में महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र का प्रेजेंट विदर्भ और एमपी के कुछ जिले आते हैं जो लगे हुए हैं विदर्भ से, महाराष्ट्र के विदर्भ से, वो, लेकिन उसे हम महाविदर्भ कहते हैं। और विदर्भ की जो टर्मिनोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ हम महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि महाराष्ट्र में और स्पेशली आपके एरिया में पानी की इतनी समस्या नहीं है जी। फिर भी क्या मूल कारण समझते हैं कि विदर्भ में ही सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की? मैम, वही इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए खेती के लिए वो सारी चीज़ें नहीं है। दूसरा एक रीज़न ये है कि वहाँ पर कैश क्रॉप्स उगाई जाती है, फार्मर्स जो है वो बेसिकली कॉटन उगाते हैं, और जब कॉटन और रूरल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, और कॉटन जब फेल हो जाती है और वो लोग जब रिपे नहीं कर पाते मनी लेंडर्स को, तो एक तरह का डिस्ट्रेस फार्मर्स के अंदर में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। बीटी क्रॉप सुना है आपने? जी। व्हाट आर बीटी क्रॉप्स? क्या है बीटी क्रॉप्स? बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सीड है कॉटन का। तो बीटी स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी? नो मैम, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। इट्स अ, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक प्लांट है, बीटी कॉटन। आपने कहा बैसिलस, बैसिलस एक प्लांट है या कोई और जीव है? बैसिलस तो मैम एक बैक्टीरिया है और इसको प्लांट में यूज किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। बीटी क्रॉप्स के नाम बताइए। मैम, बीटी ब्रिंजल है और बीटी मस्टर्ड, अभी हाल ही में बीटी मस्टर्ड का भी नाम। मुझे लगता था कि आप सबसे पहले बीटी कॉटन कहेंगे। मैम, बीटी कॉटन तो आप कह चुकी थी। अच्छा, आप भी कह सकते थे उसको। ये बताइए कि बीटी क्रॉप क्यों फेल है, क्यों उसका इतनी नहीं, अभी बैन है इंडिया में, बंद कर दिया गया है? नहीं मैम, बीटी कॉटन को बैन नहीं किया गया है, एक STBT वैरायटी है जिसको, जो अनअप्रूव्ड वैरायटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है उसने उसको अप्रूव नहीं किया है। तो क्या विदर्भ में बीटी कॉटन उगाई जा रही है? जी मैम। फिर भी फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं इसके बावजूद? जी मैम। तो आपको लगता है बीटी कॉटन सेफ है? मैम, बीटी कॉटन तो सेफ है, उसकी यील्ड भी अच्छी खासी है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज अभी जो हमारे सामने आ रहे हैं कि पहले जैसे कहा जाता था कि बीटी कॉटन पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप है, लेकिन हाल ही के अंदर में जैसे पिंक बॉलवर्म अटैक वगैरह भी उसके ऊपर में हुआ है, तो उसकी जो इफिकेसी है बीटी कॉटन की, उसके ऊपर में सवालिया निशान एक तरह का है। जब किसान एक बीटी कॉटन क्रॉप या कोई और भी क्रॉप ग्रो करता है, तो आपको लगता है कि किसान से इसको ज़्यादा फायदा है या वो कंपनियां जो इनके सीड्स बेच रही हैं उनको फायदा है? मैम, इस तरह की सीड यूज़ करने से फ़ायदा तो दोनों को है, कंपनी को फ़ायदा भी है और किसान को भी फ़ायदा है। कंपनी को फ़ायदा इसलिए है क्योंकि जहाँ तक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सवाल है, तो इसके ऊपर में एक मोनोपोली है, जो मॉन्सेंटो कंपनी है अमेरिका की, सिर्फ वही इस तरह के सीड्स जो है मार्केट में फ़िलहाल बेच रही है। और फार्मर को ये फ़ायदा है कि उसकी जो यील्ड्स है और जो पेस्ट से जो बचाव है उसका, तो उसमें उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आपको नहीं लगता जब हम वाइल्ड सीड संचय करके रखते हैं तो उनमें भी कई बार म्यूटेशन होता है, वो भी रेजिस्टेंट वैरायटी शो कर सकते हैं अगेंस्ट पेस्ट, कि हमें फिर मॉन्सेंटो की ज़रूरत ही ना पड़े? तो आप किसके फेवर में हैं? किसान वाइल्ड सीड को संचय करके रखे या मॉन्सेंटो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ करे? मॉन्सेंटो ने इतना सीड प्रोवाइड करा है, मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, फिर भी किसान संतुष्ट नहीं है। जी मैम। तो आप एक किसान को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम, चूँकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसकी यील्ड ज़्यादा अच्छी है और फार्मर्स की इनकम उससे काफ़ी इंक्रीज हुई है, इस वजह से मैं सलाह यही देना चाहूँगा कि बीटी कॉटन को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है, जो हाल ही के अंदर में जो पेस्ट रेसिस्टेंस उसके अंदर में जो पेस्ट का जो अटैक्स उसके ऊपर में हो रहा है और रेसिस्टेंस ख़त्म हो रहा है, तो उसके अंदर में सुधार लाने की ज़रूरत है। और साथ ही ये जो बीटी का जो मार्केट है, जो जेनेटिकली तो मतलब उस सुधार के लिए किसान इंतजार करे? नहीं मैम, किसान तो उस चीज़ के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर में अगर उसको अपने रेवेन्यूज इंक्रीज करना है तो उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें उसकी इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है।
हजरुद्दीन, आपने अपनी हॉबीज इंटरेस्ट में लिखा है वॉचिंग वेब सीरीज, कौन सी है आपकी फेवरेट? मैम रिसेंटली मैंने एक राइज ऑफ द एम्पायर्स ऑटोमन्स सीरीज देखी है, वो मेरी फेवरेट है। ठीक है, ये वेब सीरीज जो है एक जिन एप्स पे आती हैं उनको एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के साथ बुलाया जाता है। जी मैम। क्या है वो? ओवर द टॉप सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप सर्विसेज क्या है ये, इनको ओवर द टॉप सर्विसेज क्यों बोला जाता है? मैम जो ट्रेडिशनल जो ज़रिए है जैसे टीवी और सैटेलाइट, ये जो ज़रिए है कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन के, या तो इससे हटकर ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको बाईपास करके, इस वजह से इनको ओवर द टॉप सर्विसेज कहते हैं। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो ये सर्विस देते हैं। अच्छा, एंड अगर हम इनकी वेब सीरीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो क्या आप मेजर करेंगे, किस साइड बैलेंस टिल्टेड है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस? मैम इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में जैसे जो क्रिएटिव कंटेंट है वो व्यूवर्स के सामने आ रहा है। व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, क्रिएटिव कंटेंट उसके सामने आता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो वेब सीरीज़ जिस तरह की बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी से क्लोज वेब सीरीज़ कंटेंट हमारे सामने आ रहा है, तो एक तरह से समाज को समझने के लिए, समाज की रियलिटीज़ को समझने के हिसाब से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा इसके एस्थेटिक पर्पज़ है। जब जिस तरह की हमारी लाइफ फास्ट हो गई है तो इसमें एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है और इसके अंदर में ईज़ है चूँकि। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस मैम इसमें ये है, बेसिकली यूथ्स के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ सीरीज़ के अंदर में, इसके अंदर में वायलेंस और अब्यूजिव लैंग्वेज और न्यूडिटी को लेकर डिसएडवांटेजेस है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तरह की सोशल बिंजिंग जो होती है, इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी मल्टीपल एपिसोड जो है एक सिटिंग में देखने की वजह से डिप्रेशन और कई तरह की बीमारियां, साइकोलॉजिकल बीमारियां भी इससे होती हैं। ठीक है, आपने बोला कि कंटेंट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है यूथ को, तो इसके रेगुलेशन कौन करता है कंटेंट का? मैम इसके रेगुलेशन के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी तो नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेशन पे बेस्ड है। ओके, आप कॉर्पोरेशन बैंक में काम कर चुके हैं। जी मैम। मुझे बताइए कॉर्पोरेशन बैंक नेशनलाइज कब हुआ था? मैम कॉर्पोरेशन बैंक नेशनलाइज हुआ 1980 में। 1980 में, एंड आपको लगता है द नेशनलाइजेशन वाज अ गुड स्टेप, एक कामयाब रहा वो? जी मैम। मैम एक्चुअली जिस वक्त नेशनलाइजेशन किया गया था उस वक्त जो मोटिव्स थे नेशनलाइजेशन के वो ये थे कि बैंकिंग का जो आउटरीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा कदम रहा था। दूसरा ये था कि हमारे जो सेक्टर्स थे, कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी, तो चूँकि नेशनलाइज बैंक का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर भी है, इस वजह से भी उनका उस एस्पेक्ट से भी नेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। जैसे एमएसएमईज़ में और एग्रीकल्चर में जो हमने क्रेडिट सपोर्ट दिया है, शायद हम प्राइवेट बैंक्स की मदद से उतना सपोर्ट उसको नहीं दे पाते। राइट, मुझे बताइए अगर यूएस, रशिया और चाइना में प्रायोरिटाइज, मतलब एक रैंकिंग देनी हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फोकस और प्रेफरेंस किसको होनी चाहिए, रैंकिंग अगर आप दे सकते हैं तो, यूएस, रशिया एंड चाइना। मैम फॉरेन पॉलिसी जो हमारी होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होता है, तो इसमें रैंक देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। हाँ, हमको ये चाहिए कि जो भी मेजर पावर्स है और उनके साथ रिलेशंस मेंटेन किया जाए और प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहे कि हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सर्व हो, तो सभी के साथ हमको रिलेशंस को बैलेंस करते हुए चलना होगा। क्या हम अभी ये बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं? जी मैम, बैलेंस तो हम मेंटेन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने डिहैपनेट किया दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी हमारा रिलेशन, उसी तरह का बैलेंस हम कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन वेरी टाइट रोप। जो ट्रेडिशनल हमारे जो रशिया जो हमारा ट्रेडिशनल लाई रहा है और उससे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेशंस हमारे अभी पीछे गए हैं और हम अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी हम डिफेंस टाइज और अदर टाइज, टेक्नोलॉजिकल टाइज जो है रशिया से मेंटेन किए हुए हैं और बैलेंस कर रहे हैं।
ٹھیک ہے. میرا آخری سوال آپ سے کہ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فتویٰ پالیٹکس. فتویٰ پالیٹکس کیا ہے یہ؟ میں مجھے فتویٰ تو پتہ ہے, فتویٰ پالیٹکس کس مے بی کبھی جب مطلب ایک ریلیجیس انسٹیٹیوشن کے تھرو پولیٹیکلی انسپائرڈ فتواز ایشو کرے جاتے ہیں, اس کی پریکٹس. تھینک یو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ پریولنٹ ہے یا یہ نہیں ہے پریولنٹ؟ اس طرح کی چیز تو میں نے کبھی سنی نہیں ہے. تو نہیں, یہ سنا ہے آپ نے کہ پولیٹیکلی انسپائرڈ فتواز ایشو کرے جاتے ہیں امامز کے دوارا؟ نہیں میم, سنا نہیں. یہ نہیں سنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ مسلم ویمن جو ہیں ان کا اسٹیٹس کمیونٹی میں کیسا دیکھا جاتا ہے؟ میم کمیونٹی میں مسلم وومن کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایکویلٹی والا اسٹیٹس ہے. اور ریسنٹ ٹائمز میں اس کی جھلک ہم جو ڈفرینٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کنٹریز کے اندر میں جس میں لیڈنگ رول مسلم وومن پلے کر رہی ہے, اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک امیج بنی ہوئی تھی مسلم وومن کی کہ ان کو گھر میں رکھا جاتا ہے, ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے اور ان کو ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا ہے, تو وہ جو ایک نگیٹو امیج تھی وہ کہیں نہ کہیں درست ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک امیج ہی تھی جو اب بریک ہو گئی. تھینک یو. اوکے اظہر الدین. یس سر. میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کا جو ریف ہے وہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ نے ہندی میں کافی کام کیا ہے اور آپ کو ہندی میں آپ نے اسپیشل سرٹیفکیٹ بھی لیا ہے, یعنی آپ کے پاس ہندی کی بھی اکیڈمک کوالیفیکیشنز ہیں. سر اکیڈمک تو نہیں, وہ ایک کووڈ سرٹیفکیٹ کورس میں نے کیا تھا جب میں 7th کلاس میں تھا. جو کووڈ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ مڈل کلاس کے ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ مانا جاتا ہے. 12th کلاس کے ایکویلنٹ. تو اگر آپ 7th کلاس میں تھے اور 12th کلاس کے ایگزام دے رہے تھے تو اس کا مطلب آپ کی ہندی اچھی رہی ہوگی. سر اس وقت تو مجھے شعور نہیں تھا کہ میں کون سا ایگزام لکھ رہا ہوں, چونکہ اسکول میں سارے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا تو میں اس میں بھی کر لیا تھا. مجھے بتائیے کہ ہندی اور اردو کی جب ہم تلنا کرتے ہیں تو ایک کنٹینشس ایشو جو ہے وہ نقطوں کا آتا ہے کہ عام طور پر ہندی کے لوگوں کا آروپ ہے کہ جو دھونیاں اردو سے آتی ہیں جی, اردو کے لوگوں کی یہ ضد رہتی ہے کہ ان کو اسی اچارن کے ساتھ بولا جائے جس اچارن میں وہ اردو میں بولے جاتے ہیں. جی, جبکہ انیہ بھاشاؤں سے جب شبد آتے ہیں تو ہندی پر ایسا کوئی اپیکشا نہیں رکھی جاتی ہے. انگریزی سے آتے ہیں اور دوسری بھاشاؤں سے آتے ہیں تو ہندی اپنی بھاشا کے حساب سے بولتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بائسنس سے دور ہو کر آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہندی کو اردو کی دھونیوں کے ساتھ نقطے لگانے کی عادت چھوڑ دینا چاہیے اپنے وکاس کے لیے, یا یہ اردو کا جو کی جد ہے اس کے آگے جھکنا چاہیے؟ سر ایکچولی اگر دیکھا جائے تو ہندی اردو زبان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, صرف اسکرپٹ میں ڈفرینسز ہے. اور اسکرپٹ میں چونکہ اردو میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو عربی, فارسی اور دوسری زبانوں سے آئے جو باہر کی زبانیں ہیں, اس وجہ سے جو نقطے ہیں وہ کچھ الگ ہے. جیسے زاہد ز والی جو آواز ہے وہ ہندی میں نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو جب ہندی میں لکھتے ہیں تو ج استعمال ہوتا ہے, لیکن ہندی میں جیسا آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ج کے نیچے نقطہ لگا دیا جاتا ہے تو وہ ز کی آواز بن جاتی ہے. تو اس طرح کا ہے. لیکن سر دونوں زبانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان کے اندر میں آپس میں جو ہے وہ میل جول برقرار رہے, اور اگر دونوں اسکرپٹ الگ الگ ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے, زبان ایک رہے. اچھا ایک چیز بتائیے, آپ تو کھلاڑی بھی ہیں, آپ لگاتار کھیل میں سکریہ رہے ہیں. حال میں بھارت کی ایک کبڈی ٹیم کو لے کر کافی وواد رہا ہے کہ وہ بنا انومتی کے پاکستان چلی گئی, اور بھارت کی سرکار نے اس بات پر کھیل سنگھ سے آپتی درج کی ہے اور کھیل سنگھ نے پاکستان سے آپتی درج کی ہے, لیکن پاکستان میں وہ کبڈی کی ٹیم پھر بھی بھارتی ٹیم کی طرح شامل ہوئی ہے. کیا وواد ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو پایا کہ بھارت کی ایک ٹیم ودیش چلی گئی اور بھارتی لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگا؟ سر میں نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے. چلیے کوئی بات نہیں, مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا, آپ جا سکتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو. بیٹھیے اظہر. تھینک یو جی اظہر الدین جی, کیسا لگ رہا ہے, کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں اور کن ایریاز میں لگ رہا ہے کہ سر یہاں بھی تھوڑا سا اور ایڈجسٹمنٹ چاہیے؟ سر ایک تو کانفیڈنس کی کمی لگی مجھے, اور جو کرنٹ افیئرس میں آپ نے کچھ ایشوز بتایا اردو سے ریلیٹڈ, جو ابھی آخری سوال تھا اس میں مجھے لگا کہ میں شاید اچھا جواب نہیں دے پایا. اظہر الدین, آپ کے وشے میں ہم لوگوں نے جو انٹرویو کے بعد آپ کے آپس میں چرچا کی ہے, کچھ چیزیں انٹرسٹنگ نکل کر آ رہی ہیں.
देखिए, आपका इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू नहीं होगा जी। आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा एक पूर्व राय बना लेनी चाहिए कि आपका इंटरव्यू साधारण औसत इंटरव्यू जैसा नहीं जाएगा। इसके कई कारण हैं, ठीक है ना। एक कारण तो आपकी उम्र बनती है, दूसरा कारण आपका समुदाय बनता है। बहुत कम मुस्लिम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते हैं और लगभग सबसे हम लोग ये बात पहले कहते हैं कि आप इस बात के लिए तैयार होके जाइए कि आपके इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू से कुछ भिन्न तरीके से लिए जाते हैं। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि आपको मालूम है, एक सेंस में पेपर आउट हो गया है, आपको मालूम है कि उस दिशा में जाएगा। नुकसान जाहिर है कि ये है कि आपके मूल्यांकन के तरीके भी कई बार वही नहीं होते जो बाकी कैंडिडेट्स के मूल्यांकन के हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन एक्सपेक्टेशंस के साथ जाइएगा। खुशी की बात यह है कि हम लोगों की समझ में आप एक शानदार कैंडिडेट हैं। आपका जो इंटरव्यू देने का तरीका है उसमें जो संतुलन है और जो एक तरह का स्थिरता है जी सर, वो मेरे अनुभव में बहुत कम विद्यार्थियों में होती है, बहुत कम कैंडिडेट्स में होती है। थैंक यू सर। उसकी वजह ये हो सकती है कि एक तो रिलेटिवली आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपके अंदर एक स्थिरता समझ के स्तर पर भी आ गई होगी। दूसरा, तैयारी के स्तर पर भी शायद बाकी लोगों से बेहतर स्थिति होने की वजह से स्थिरता है। और बोर्ड मेंबर्स को जल्दी ही आप इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स सामान्य कैंडिडेट्स में वो चीज़ नहीं देखते हैं। आत्मविश्वास आपको लग रहा है कम है, लेकिन ऐसा कोई बहुत इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जी सर। आपके बैठने के तरीके में नहीं हो रहा है, आपका बैठना सही है, आपका वॉइस लेवल बाय एंड लार्ज ठीक है, आपकी हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छी पकड़ है, बल्कि आप हिंदी के अच्छे कैंडिडेट की तरह हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ आपको उर्दू कहने से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं और दे ही रहे होंगे। इनफैक्ट देयर इज नो पॉइंट गेटिंग अ इंटरप्रेटर फ्रॉम उर्दू टू हिंदी, कोई लॉजिक नहीं है उस बात का, ठीक है ना। हैंड मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्टेड है, आई कॉन्टैक्ट आपका अच्छा है, फ्लो आपका अच्छा है, आपकी अंदर एक तरह का जो पॉजिटिव आपके इंटरव्यू की सबसे मजेदार बात है वो एक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी है। नॉर्मली हम लोग कैंडिडेट्स को की परफॉर्मेंस को डिप करते हुए देखते हैं, रेयर कैंडिडेट में इससे ऊपर जाते हुए भी देखते हैं। मैं आपके साथ ये दावा तो नहीं कर सकता कि वो ऊपर जा रही है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं अपने थ्रू द इंटरव्यू, विच इज अ पॉजिटिव थिंग एंड यू मस्ट मेंटेन दैट, ठीक है ना। उसे आपको बना के रखना है। एनालिसिस भी आपका अच्छा है, ऊर्जा भी आपके अंदर बाय एंड लार्ज ठीक है। अब चैलेंजेस कहाँ हैं? चैलेंजेस कम्युनिकेशन में नहीं है, चैलेंजेस दो फ्रंट पर है। एक मतलब दोनों ही चैलेंजेस एक ही चीज से इमर्ज कर रहे हैं, वो ये है कि आपको बोर्ड मेंबर्स के अंदर जो प्रेजुडिसेस होंगे उनसे टकराना होगा जी। ये प्रेजुडिसेस आपकी एज को लेकर होंगे जी, और ये प्रेजुडिसेस हो या व्यक्त हो या ना हो, कभी कभी कम्युनिटी को लेकर होंगे जी, ठीक है ना। जो एज को लेकर का प्रेजुडिसेस है वो इस सेंस में होंगे कि अब इतनी उम्र हो गई है, इतने साल नौकरी करके है, मोल्ड करना पॉसिबल नहीं है जी। तो आपको वो एनर्जी दिखानी है जी सर, एंड विलिंगनेस टू लर्न दिखानी है। कैसे दिखाएंगे? आपकी चुनौती है जी। अपने सवालों को इस तरीके से आप बताएंगे जिससे लगे कि आपके अंदर नई चुनौतियों को लेकर उत्साह रहता है जी सर, ठीक है ना। इस वाले एस्पेक्ट को आप बताएंगे। अगर आपको मौका मिले तो अपनी सर्विसेज के अनुभव जो है उनके आधार पर बताएं, या अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताएं, लेकिन ये दिखाएं कि यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ मोल्डिंग योरसेल्फ इफ नेसेसरी जी सर। आप बात समझ पा रहे जी सर। दूसरा जो है वो कम्युनिटी प्रेजुडिसेस को लेकर बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड मेंबर एसेंशियली प्रेजुडिस्ड होंगे, लेकिन पास्ट अनुभव बताते हैं कि कभी कभी वो नेगेटिव हो जरूरी नहीं है, कई बार पॉजिटिव भी होते हैं जी, लेकिन दे व्यू समटाइम डिफरेंटली। तो आपकी जो छवि आनी चाहिए वो प्रोग्रेसिव मुस्लिम वाली छवि आनी चाहिए, बाय एंड लार्ज आती है, लेकिन आपके साथ स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत कम हुए, सिवाय जब फतवा पॉलिटिक्स और विमेन वाला इशू आ रहा था, वहां पर एक इंट्रोस्पेक्शन का एलिमेंट गायब था। आप समझ पा रहे जी। तो आई एडवाइस यू टू इसको सीधा सीधा ये मत कहिए कि ये केवल छवि है जी सर। आप ये कहिए कि बदलाव में हो, मतलब समझ रहे हैं जी, ये एक कम्युनिटी में आता हुआ बदलाव है। हम मानते हैं कि कुछ जगह पर ऐसी स्थिति है, लेकिन सकारात्मक चीज ये है कि हम उससे बाहर आ रहे हैं जी सर। जी सर। ये एक रिफॉर्मेटिव इंट्रोस्पेक्शन वाला एंगल रहेगा तो आप वो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव। अदरवाइज क्या लगता है वो थिन बाउंड्री लाइन हो जाती है, जहां पे पता लगता है कि पता नहीं एकदम ये हो जाए कि नहीं जी सब कुछ अच्छा है वाला बात। तो उसका आप इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली कर सकते हैं। मतलब मेरी सलाह रहेगी कि करें जी। नॉर्मल छवि आनी चाहिए कि आप एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग मुस्लिम